हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज से हम एक चेंज लेके आ रहे हैं। वो ये कि आपकी डिमांड भी थी कि इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज का एनालिसिस सर थोड़ा जल्दी लेके आया करो। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको एडिटोरियल तो लगभग 8 बजे मिल जाएगा और ये एक्सप्लेन पेज भी आपको जल्दी ही अवेल कराया जाएगा सुबह 12 बजे से पहले पहले। ठीक है, तो अब कंटिन्यू फॉलो करते रहिए आप इसको। और मैपिंग का जो पोर्शन है वो हम शाम को रख लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि टाइम मैनेजमेंट में मेरे लिए आसान रह पाएगा और आपका भी एक सुबह सुबह में एक स्ट्रेच में न्यूज़पेपर कंप्लीट हो जाए तो आपके लिए हेल्पफुल हो पाएगा। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख करके ये किया जा रहा है। तो आप देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की आज की जो डेट है 24 मई 2021 है और इम्पोर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज पे आर्टिकल्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट तो आप देख सकते हो जो कक्षा 12वीं की जो एग्ज़ाम्स हैं उनको लेकर के ज़्यादातर स्टेट्स ने ये कहा है कि शॉर्टर वर्जन अब अप्रोच बनानी चाहिए सीबीएसई को। जैसे कि 3 घंटे की एग्ज़ाम की बजाय 1.5 घंटे का एग्ज़ाम ले लो। साथ में सब्जेक्ट्स जो हैं उनके नंबर्स रिड्यूस कर दो, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं ना, आप उनको कंसिडर करो, ऐसे कुछ कहा जा रहा है। तो इस न्यूज़ को हम देखेंगे, ये आर्टिकल हमारे काम का है नहीं। दूसरा, इधर आप देख सकते हो कि ये भी हमारे इतना काम का है नहीं। मॉडर्ना ने पंजाब की तरफ से जो रिक्वेस्ट डाली गई थी ना ग्लोबल टेंडर को लेकर के कि वैक्सीन जो है वो स्टेट वाइज अब प्रोक्योर किया जाएगा, तो पंजाब ने मॉडर्ना को अप्रोच किया तो मॉडर्ना ने मना कर दिया कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में ही ट्रेड मतलब जो हमारी ट्रीटी है, कमिटमेंट्स हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम काम करने वाले, स्टेट गवर्नमेंट को वैक्सीन अवेल नहीं कराएंगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक सेटबैक है, क्योंकि हमें पता है एक तो वैक्सीन की शॉर्टेज है, दूसरी तरफ आप देखते हो कि स्टेट्स ने अपनी तरफ से ग्लोबल टेंडर की बात की, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर से सीधा डील करने की बात की। तो ऐसे में मॉडर्ना जैसी कंपनीज या फिर दूसरी कंपनी जैसे फाइजर की बात कर लो आप, तो ये अगर ये कहेंगी कि हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही लेन देन करेंगी, तो ऐसे में फिर स्टेट्स की ऑटोनॉमी या फिर स्टेट्स कुछ करना चाहे अपने हिसाब से तो उसमें भी अड़ंगे लग रहे हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे हाईलाइट होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो पॉइंट यही था कि स्टेट्स के पास में शॉर्टेज भी है तो वो कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि दूसरे स्टेट जैसे राजस्थान हो गया, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, इन्होंने भी तो ग्लोबल बिडिंग की प्रोसीजर शुरू कर दिया था ना कि वैक्सीन की शॉर्टेज को फुलफिल किया जाए। तो उसको लेकर के आर्टिकल है, तो देखेंगे नहीं हम। वैसे एक थोड़ा सा एथिक्स की स्टडी में आप डाल सकते हो, या फिर जो एक मॉरल डिलेमा आ जाता है ना कि कोविन पे आप रजिस्टर करते हो, जैसे हम बात करें 18 से 44 साल की जो उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन लेना है। अब वो कोविन पे रजिस्टर करके फिर स्लॉट बुक करते हैं। अब स्लॉट बुक करने के बाद में उनके पास में पूरे स्टेट की लिस्ट आ जाती है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से डिस्पेंसरी पे आप वैक्सीन लगवाना चाहते हो। तो आप मान लो कि कोई एक जगह है जिसका नाम है ए, वहाँ से आप हो, और दूसरी जगह है बी, वहाँ की आपने स्लॉट है वो फिक्स कर दी और पर्टिकुलर डेट मान लो आज की ही मान लो 24 मई की। तो आप क्या करोगे, अपने घर को छोड़ करके वैक्सीन लेने के लिए पहुंच जाओगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे ही पहुंचते हो बी लोकेशन के ऊपर, क्योंकि आपने स्लॉट कोविन के ऊपर अपना फिक्स किया, अब प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पर पहुंचने के बाद में कि लोकल लोग जो है ना गांव बी के या लोकेशन बी के जो लोकल्स हैं वो ये कहते हैं कि बाहर वालों को हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं लेने देंगे। तो अब आप बताओ क्या किया जाए यहाँ पर। ये केस है राजस्थान का। राजस्थान में सीकर डिस्ट्रिक्ट, वहां पर एक गांव है जाजोद। ठीक है, वहां पर ये मुद्दा सामने आया कि बोले ज्यादातर वैक्सीन जो है 18 से 44 साल की एज ग्रुप में आउटसाइडर्स ने लिया है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट यहां पर निकल के आ रहा है। तो ये एक डिलेमा है, क्या करना चाहिए कि जहां पर एक तो आपने ऑनलाइन वैक्सीनेशन की बात कर दी, ऑनलाइन वैक्सीनेशन स्लॉट बुक हो गए, तो फिर गांव वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और गांव वालों की तरफ से सोचो तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि वाकई में अगर गांव वालों को वैक्सीनेशन नहीं मिला है तो बाहर का कैसे आके वैक्सीन ले सकता है। तो इस चीज को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। अब आपके लिए टास्क है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका। ये मुद्दा तो सामने आ गया, और ऐसा केवल राजस्थान के इस गांव से ही नहीं है, पता नहीं और कितने गांवों में ये प्रॉब्लम चल रही होगी। ठीक है, तो इस मुद्दे को आपको मैंने समझाना था, मैंने समझा दिया। अब आप इसके ऊपर सोल्यूशन ढूंढो, क्या हो सकता है सोल्यूशन। ओके, तो फ्रंट पेज से केवल एक न्यूज आगे चलते हैं। फिर आगे देखिए तो पेज नंबर 3 पे आपके लिए एक छोटी सी न्यूज है, वो ये कि असम में 7 DNLA मिलिटेंट्स को एनकाउंटर में मार गिराया। अब सवाल क्या बनता है प्रीलिम्स में
कि आपसे पूछ ले कि मिलिटेंसी कौन से रीजन से एसोसिएटेड है या कौन से कंट्री से एसोसिएटेड है, तो DNLA या फिर दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट का एक मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है ना। तो उसके अगेंस्ट में जब फाइटिंग हुई, काउंटरिंग एक तरीके से एनकाउंटर चल रहा था, तो ऐसे में 7 उसके मिलिटेंट की डेथ हो गई। तो आपको हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि DNLA ये एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से एसोसिएटेड है, ये आप ध्यान रखेंगे। उल्फा का आपको पता ही होगा, उल्फा भी नॉर्थ ईस्ट में एक मिलिटेंट ग्रुप है। तो ऐसे में मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखें इन चीज़ों का। इसी के साथ में सेम पेज नंबर 3 पर एक और न्यूज़ है जिसमें हमें बताया गया है, एक सेकेंड। तो ऐसे में एक तरफ तो जहां पर वैक्सीन्स की कमी आ रही थी, जहां पर हॉस्पिटल बेड्स की कमी थी, अब ये जो ब्लैक फंगस का जो मेनेस एक नया स्टार्ट हो गया है, उसमें अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है। ब्लैक फंगस जिसका साइंटिफिक नेम है म्यूक्रोमिकोसिस, इसकी जो डिजीज़ के लिए जो दवाई आती है लिप्सोमल एम्फोटेराइसिन, ठीक है, एम्फोटेरिसिन या एम्फोटेराइसिन जो भी आप पढ़ना चाहो, ठीक है, ये इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसकी शॉर्टेज अभी देखने को मिल रही है। तो आपको एक तो साइंटिफिक नेम ब्लैक फंगस का ये याद रखना है, इसके बारे में हम देख चुके हैं, और एक ये जो दवाई इसके लिए काम आती है, इस दवाई का भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो, अभी एक और चिंता की बात और शुरू हो चुकी है कि ईस्टर्न कोस्ट पे भी हमारे एक नया तूफान शुरू हो चुका है, यास। अब ये 26 मई तक बता रहे हैं कि लैंडफॉल हो जाएगा इसका, 26 मई बता रहे हैं, और हवाओं की स्पीड रहेगी 155 से 185 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग हुई थी, रिव्यू मीटिंग, तो इसमें कहा गया कि जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट कर दी जाए, प्लेसेस को खाली कर दी जाए साइक्लोन आने से पहले, जिससे कि डैमेज को मिनिमाइज किया जा सके। तो ये एक और हमारे लिए कहीं ना कहीं डिजास्टर का एक और इंडिकेशन है, आप देख सकते हो, ठीक है, याद रखना यास, ठीक है। अभी ताऊते तो खत्म हुआ ही नहीं था कि अभी ये देखो बैक टू बैक आ गया दूसरा। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन पेज पे फर्स्ट आर्टिकल ये देख रहे हो, एस्ट्राजेनेका एंड वेरिएंट्स इन इंडिया। तो इसमें आर्टिकल में बताया गया है, एक तो कोविशील्ड जिसको हम आउट ऑफ इंडिया जानते हैं, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कैंडिडेट, और दूसरा है हमारे यहाँ जो फाइजर जो वैक्सीन कैंडिडेट चल रहा है। बोला इन दोनों ने बहुत सही तरीके से टैकल किया है ये जो कोविड के वेरिएंट चल रहे हैं। एक तो B.1.1.7, ठीक है, एक तो ये B.1.1.7 जो कि यूके का वेरिएंट बताया जा रहा है, यूके से जो शुरू हुआ था, और एक B.1.617.2 जो कि इंडिया से ओरिजिनेटेड वेरिएंट बताया जा रहा है, इसका स्ट्रेन बताया जा रहा है वायरस का। तो बोला इन दोनों स्ट्रेन्स को रोकने में ये दोनों वैक्सीन्स बहुत हद तक सक्सेसफुल रहे हैं, तो ये चीज़ बताई जा रही है। तो एक बार आप खुद से देखोगे, हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे इस चीज़ को। इधर बताया जा रहा है कि स्ट्रक्चरल डिटेल्स जब कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स की ली गई, ठीक है, जिसके अंदर आप देखते हो अलग अलग वेरिएंट्स की हमने बात की, जैसे ब्राज़ील का वेरिएंट था P.1 बोला गया उसको, यूनाइटेड किंगडम का जो वेरिएंट हमने अभी देखा B.1.1.7 वेरिएंट, साउथ अफ्रीका का B.135.1, इंडिया B.1.617। ये डिफरेंट वेरिएंट जो है कोविड के, इन वेरिएंट्स का एक स्ट्रक्चरल डिटेल जब ली गई तो पता पड़ा ये इम्यून रिस्पॉन्स को एस्केप करने में सक्षम है। मतलब चाहे नेचुरली आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हुई है या वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी आप में डेवलप हुई है, तो ऐसे में दोनों तरीके की एंटीबॉडीज को ये एस्केप करने में सक्सेसफुल है और इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो ये एक चिंता की बात है, ये एक न्यूज़ आई है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो मेन चीज़ थी वो हमने देख ली, और थोड़ा और डिटेल जान लेंगे। दूसरा जो आर्टिकल हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि यूनेस्को क्या देखता है जिसके बेसिस पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया जाता है। महाराष्ट्र की तरफ से 14 फोर्ट्स की एक डिमांड, एक लिस्ट भेजी गई है, टेंटेटिव लिस्ट भेजी गई है, उसके बारे में हम देखेंगे इस आर्टिकल को। इधर ये वाला आर्टिकल इसमें बताया जा रहा है सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज के चलते कार मेकर्स को, बाइक मेकर्स को बहुत मुश्किलें हो रही हैं, ऑटोमेटिक जो कारें बन रही हैं उनको बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। तो कैसे वो कार मेकर्स जो है कोपिंग कर रहे हैं, अपने आप में कॉप अप कर रहे हैं इन शॉर्टेज को देख करके। तो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हम जानेंगे, बाकी कार मेकर्स कर रहे हैं जो भी देखेंगे, कंपनियों के नाम दिए हुए वो हमारे इतने काम के हैं नहीं। आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक तो देख सकते हो गाजा और इजराइल के बीच में जो ट्रूस हुआ है, जो शांति का एक
कह सकते हो कि थोड़ी बहुत शांति स्थापित हुई है, उसमें मेन जो रोल प्ले किया है वो इजिप्ट ने किया है। मतलब मिस्र ने कहीं ना कहीं मीडिएटरशिप का रोल प्ले किया, मीडिएटर का, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देख लेंगे। और बांग्लादेश ने भी इजराइल का एक क्लॉज था उनके पासपोर्ट में, उसको रिमूव किया है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को भी देख लेंगे, इस न्यूज़ को। बाकी ये भी हमारा काम का नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसमें ये है कि एक मिस्ट्री निकल के आ रही है, एक रहस्य निकल के आ रहा है एनर्जी अटैक का, और यूएसए में इसकी बहुत चिंता चल रही है। ये तो कि ये क्या है एनर्जी अटैक और क्यों यूएसए है ज़्यादा चिंता में है, जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। आगे देखें तो इकोनॉमी पेज पे हम फर्स्ट न्यूज़ जो डिस्कस करेंगे वो है ये वाली, जिनमें एनबीएफसीज और बैंकों ने कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की है और आरबीआई पे प्रेशर बनाने की शुरुआत की है कि आपने जो ऑडिटर के जो नए नियम लाए हैं, नए जो नॉर्म्स आपने डिक्लेयर किए हैं, पुराने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिसरप्शन का कारण हो सकता है। मतलब ये एनबीएफसी जो हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या फिर बैंक्स हैं, बोले इनकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस पॉइंट से हम इस आर्टिकल को देखेंगे। ये आर्टिकल हम नहीं डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नीचे देख सकते हो, हमने कल परसों एक न्यूज़ देखी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी और उसमें ये कहा था कि कोई भी कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो चुकी है और उसके अगेंस्ट में अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंडर में या फिर किसी भी लॉ के अंडर अगर रेजोल्यूशन शुरू हो चुका है उस कंपनी का, तो उस कंपनी के जो क्रेडिटर्स, उस कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं या फिर जिन लोगों ने पर्सनल गारंटी ली थी, जब लोन देने की बात आई थी बैंकों के द्वारा, तो उस टाइम पर जिन लोगों ने भी पर्सनल गारंटी दी थी, बोला उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, उन लोगों के अगेंस्ट में भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसको लेकर के ये आर्टिकल है, देखेंगे इस आर्टिकल को। इसमें आप इधर देख सकते हो एलआईसी चेयरमैन की सिलेक्शन, रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स समथिंग कर दी है। तो इस आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो देखना है मेन पॉइंट वो ये है, एलआईसी के बारे में आपको पढ़ना है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, जो कि पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी है, इसके बारे में आपको डिटेल पढ़नी है, ठीक है। और बाकी इधर वाला जो आर्टिकल आप देख सकते हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिफेंड, मतलब ये जो केयर्न एनर्जी के साथ में जो केस चल रहा है ना, उसको लेकर के मुद्दा है। ये मुद्दा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा हम बिल्कुल नहीं देखने वाले हैं। इसके अलावा अभी हमें पता है कि जैसे ताउते अटैक, मतलब ये ताउते आया था साइक्लोन, अरब सी वाला, अरेबियन सी वाला, तो वहाँ पर जो P305 शिप था वो सिंक कर गया था, तो उसमें ओएनजीसी की बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की डेथ हुई थी। तो ऐसे में ओएनजीसी जो है वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने की प्रपोजल दिया है फैमिलीज़ को, ये बताया हुआ है। तो ये हमारे काम का है नहीं, ये भी हमारे इतना काम का है नहीं। आपको देखना है ट्रिप्स, कि फिर से इंडिया के साथ में लगभग 62 कंट्रीज़ ने मिलकर के और ट्रिप्स में डिमांड की है कि वैक्सीन वेवियर, वैक्सीन का जो पेटेंट है उसका वेवियर दिया जाए, उसमें छूट दी जाए। अब उसमें क्या हो जाएगा, वो हमें कंटेंट वेवियर की बात हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जिसमें डिमांड ये हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन को प्रोड्यूस किया जा सके। तो इसके लिए क्या करना आसान रहेगा, वो है कि वैक्सीन कैंडिडेट्स में आप पेटेंट में वेवियर दे दो, छूट दे दो, जिससे दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी प्रोड्यूस कर सके आसानी से, ठीक है। COP28 जो है उसकी UNFCCC, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी 28वीं कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उसको होस्ट करने के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने डिमांड की अपनी तरफ से। तो आपको करना क्या है वो मैं बता रहा हूँ। एक तो WTO के ट्रिप्स के बारे में आपको पढ़ना है, दूसरा ये जो UNFCCC ये जो पूरा फ्रेमवर्क है इसके बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। ये दो आपके लिए टास्क है। अब देख लेते हैं आर्टिकल्स को डिटेल में। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो फ्रंट पेज से है कि क्लास 12th की जो एग्ज़ाम है उसको लेकर के ज़्यादातर स्टेट्स ने ये कहा है कि शॉर्टर वर्जन पे हम रिलाई कर सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को बताया। देखो, एक तो 2 विंडोज़ का ऑप्शन रखा है कि मान लो एक बच्चा कोविड के चलते अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाता है तो उसको दूसरा ऑप्शन भी मिलेगा। दूसरा, टोटल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से 19 मेजर सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया गया है। बोला 19 मेजर सब्जेक्ट्स में से ही एग्ज़ाम देनी होगी और एग्ज़ाम लगेगी 90 मिनट की, और आंसर जो होंगे वो शॉर्ट आंसर टेस्ट होंगे, ज़्यादा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बताई गई है और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात हुई है जुलाई अगस्त में। तो ये मीटिंग हुई थी जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ में, और इस मीटिंग को होस्ट किया गया था डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा, ठीक है। तो इसमें अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने स्टेटमेंट्स थे, जिनमें दिल्ली और महाराष्ट्र ने तो बिल्कुल ये कह दिया कि पहले वैक्सीनेशन तो दिला दो स्टूडेंट्स को, फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स को एंड टीचर्स को, फिर उसके बाद में आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात करो। इवन दिल्ली ने तो हमें पता है कि नीचे स्क्रैप तक करने की बात कर दी। यहाँ देखो ये न्यूज़ है।
कि बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल स्क्रैप ही कर दो, या फिर पहले स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम वो वैक्सीनेशन दिलाओ फिर उसके बाद में आप एग्ज़ाम दिलाओ। तो अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग पॉइंट है। तो मेन जो हमारे लिए है वो ये, एक तो ये आपके सामने हाईलाइट जो है वो है कि 12th का एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट कराने के लिए एक कंसेंसस निकल के आई है। इसके अलावा मेन जो सब्जेक्ट्स जो पिक किए गए हैं वो आप देख सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। तो ये सब्जेक्ट्स पिक किए गए हैं। अब इनमें आप देखो कि एग्जाम कंडक्ट होगी केवल 4 पेपर्स की, जिनमें 3 तो इलेक्टिव पेपर हो जाएंगे, कोई से भी 3 ऑप्शनल आपने लिए हैं वो, और प्लस में 1 लैंग्वेज का पेपर होगा। टोटल होते हैं 5 पेपर। तो ऐसे में इन 4 पेपर की परफॉर्मेंस बेसिस इस 5वें में स्कोर दे दिया जाएगा। तो ये है फाइनल कंक्लूजन। अब देखने वाली बात ये है कि राजस्थान और दूसरे कई स्टेट्स ने ऐसे डिमांड की है कि हमें थोड़ा टाइम दो, सब्जेक्ट्स को हम रिव्यू कर ले। महाराष्ट्र, दिल्ली ने ये कह दिया कि या तो एग्जाम ही खत्म कर दो, दूसरा कोई रास्ता ढूंढो, या फिर पहले वैक्सीनेशन दिला दो फिर उसके बाद में काम कर सकते हैं। तो अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने कंसर्न है। तो ये फर्स्ट मीटिंग थी इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के। तो अब नेक्स्ट मीटिंग जब होगी तब देखते हैं आगे क्या आउटकम आता है। तो फिलहाल जो आउटकम आया वो हमने समझा, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए हैं एक्सप्लेन पेज पे। वहां पर हम देखेंगे कि यूनेस्को क्या प्रोसीजर फॉलो करता है जिसके चलते वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टैग्स दिए जाते हैं। फिलहाल जो कंटेक्स्ट है वो हम जाने तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभी 14 इंपॉर्टेंट फोर्ट्स के लिए प्रपोजल भेजा है यूनेस्को को कि भाई आप इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टैग्स दे दो। और उन साइट्स के अगर नाम देखो तो वो सारे के सारे फोर्ट्स हैं, किले हैं, जिसमें रायगढ़ फोर्ट, राजगढ़ फोर्ट, ऐसे ही शिवनेरी का फोर्ट, ऐसे ही सालहेर का फोर्ट, इसी तरीके से मुलेर का फोर्ट और तोरणा फोर्ट। ये फोर्ट्स के नाम आप याद रखोगे, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम नाम तो एक बार आप दिमाग में रखोगे। लोहागढ़ फोर्ट, एक ऐसे ही रंगना फोर्ट, इधर देख सकते हो खंडेरी फोर्ट, ऐसे ही स्वर्ण दुर्ग हो गया, ऐसे ही अलीबाग फोर्ट और दुर्ग एक जैसे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही सिंधु दुर्ग हो गया, दुर्ग फोर्ट हो गया, कासा फोर्ट हो गया और अंकाई टंकाई फोर्ट हो गया। ये सारे के सारे जो फोर्ट्स है ना, ये ज़्यादातर आपको दिखेंगे मराठा आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तरफ से एक टेंटेटिव सीरियल नॉमिनेशन दिया है 14 इंपॉर्टेंट फोर्ट्स का कि इनको आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे कंसिडर करो। तो ये सारे के सारे जो फोर्ट्स है ना, ये 17वीं शताब्दी में जब मराठा किंग छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मेन मराठा मिलिट्री रूल था ना, उस आर्किटेक्चर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पर नॉमिनेशन जो है भेज तो दिया गया है, भेजा किसको गया है, देखो फाइनलाइज करने के लिए जो हमारी इंडिया की जो एंटिटी है उसका नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसने कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू यूनेस्को को ये लिस्ट भेजी है। तो ध्यान रखोगे किस तरीके से प्रपोजल जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी तरफ से एक रिपोर्ट तैयार करेगा, नाम देगा, और वो नाम भेजे जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फिर भेजती है उन नामों को यूनेस्को को। और यूनेस्को जो है वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, ये आपको पता ही होना चाहिए। अब यहाँ पर देखोगे कि वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो है उसके हिसाब से क्या होता है कि कुछ ऑपरेशनल गाइडलाइंस फुलफिल करनी होती है अगर किसी भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज का टैग लेना है तो, ठीक है। तो ऐसे में एक तो टेंटेटिव लिस्ट बनती है। टेंटेटिव लिस्ट का मतलब कि उनमें से सेलेक्ट किए जाएंगे, अभी भी फाइनल लिस्ट नहीं है वो, कि उनमें से होने वाली कौन कौन सी साइट्स हैं उनकी लिस्ट हो गई वो, जिसमें ये एक इन्वेंट्री के तौर पे मैनेज की जाती है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट को फाइनलाइज करने के लिए जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी होती है यूनेस्को की, वो फाइनलाइज करती है, वो कंसीडर करती है। और कंसीडरेशन में क्या क्या चीजें देखी जाती है, नंबर 1 कि जो भी साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग लेने वाली है वो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू वाली होनी चाहिए। मतलब अगर पूरे ब्रह्मांड में अगर देखें तो उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि वो कुछ अलग सिग्निफिकेंस रखे, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। दूसरी चीज, कल्चरल और नेचुरल सिग्निफिकेंस दोनों में से कोई सी भी हो, ठीक है। कल्चरल एंड नेचुरल सिग्निफिकेंस और नेचुरल सिग्निफिकेंस, मतलब या तो दोनों हो या दोनों में से कोई एक इंपॉर्टेंस उसकी होनी चाहिए। साथ में एक्सेप्शनल स्टैंडर्ड के होने चाहिए, जिसमें चाहे वो आप रिकॉग्निशन की बात करो, चाहे नेशनल बॉर्डर्स के अंदर करो या इंटरनेशनली देखो, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उनकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, और ह्यूमैनिटी की वेलफेयर के लिए भी वो काम करने वाली होनी चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं सिंबॉलिक होना चाहिए। तो पॉइंट यहां पर यही है, इन कैटेगरीज को देख करके फिर यूनेस्को लिस्ट फाइनलाइज करता है, ठीक है। अब इन फोर्ट्स के बारे में आप डिटेल एक बार खुद से पढ़ोगे, एक एक फोर्ट के बारे में। जैसे रायगढ़ फोर्ट की मैं बताना चाहूं
तो ये इसको रायरी भी बोला जाता है। आप देखोगे इसको सह्याद्री मतलब वेस्टर्न घाट में ये लोकेटेड है और ये मराठा कैपिटल हुआ करती थी, मराठा एम्पायर की। और शिवाजी का जब कोरोनेशन सेरेमनी हुई थी, उनका जो सिंहासन जब बैठे थे उस टाइम पे इसको रिन्यू भी करवाया गया था, रीबिल्ड करवाया गया था। ऐसे ही राजगढ़ फोर्ट, तो ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और यहाँ पर आप देखोगे शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज की ये कैपिटल रही थी लगभग 26 साल तक। फिर राजगढ़ के बाद में रायगढ़ कैपिटल बनी थी। ऐसे ही अलग अलग फोर्ट्स हैं, आप इनको थोड़ा डिटेल में अच्छे से खुद से देखेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि कोरोना वायरस के डिफरेंट वेरिएंट्स की जब स्ट्रक्चरल डिटेल्स गेन की गई तो पता पड़ा कि इम्यून रिस्पॉन्स को भी एस्केप कर जाते हैं, उससे भी वो बच जाते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी वेरिएंट्स देखे उनमें कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स है जो आपके सामने यहाँ पर है, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीकन और इंडियन। तो ऐसे में आप देखोगे कि रिसर्च पेपर में क्या पब्लिश हुआ है कि एक वायरस के जो बाहर की जो स्पाइक्स होती है ना, जो स्पाइक्स आपने कोरोना क्यों बोला, क्योंकि क्राउन की तरह होती है और क्राउन में जैसे स्पाइक्स निकली रहती हैं उसी तरीके से कोरोना वायरस में भी स्पाइक्स हैं। और वो जो स्पाइक्स हैं वो वेरी कर जाती हैं, वो म्यूटेट कर जाती हैं। और म्यूटेशन का मतलब हो गया परिस्थितियों के हिसाब से उनमें चेंज आना। और वो चेंज आकर के कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इम्यूनिटी कैसे आ सकती है बॉडी में, या तो आप नेचुरली इम्यून हो जाओ या आपके वैक्सीन लग गया तो फिर आपकी बॉडी जो है वैक्सीन के अगेंस्ट में फाइट करेगी तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगी। तो ऐसे में ये जो वैक्सीन, ये जो कोरोना के वेरिएंट्स हैं, ये सारे कहीं ना कहीं एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और उस पर्टिकुलर साइट को आप कह सकते हो रिसेप्टर बाइंडिंग साइट, जहां पर ये सारे जो वेरिएंट हैं कोरोना के एक साथ हो सकते हैं। अब अगर एक साथ हो गए तो बहुत ज़्यादा डेडलीस्ट हो जाता है ये एक वायरस। और फिर ये प्रोटीन स्पाइक जो है, जहां पर ये रिसेप्टर साइट बोली जा रही, रिसेप्टर बाइंडिंग साइट बोली जा रही, जहां पर ये सारे वेरिएंट एक साथ हो जाएंगे तो वायरस और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो इम्यून सिस्टम आपने डेवलप किया है, चाहे नेचुरली किया हो या फिर आपने वैक्सीन बेस्ड किया हो, तो आपका इम्यून सिस्टम इन वायरसेस उस पर्टिकुलर वायरस पे जिसने म्यूटेशन कर लिया उस पर कोई इफेक्ट नहीं दिखाता। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं चिंता की बात भी है और ये मुश्किल की बात भी है। तो यही चीज़ इसमें बताई जा रही है। बाकी भी थोड़ी माइन्यूट डिटेल्स हैं, आप एक बार खुद से रीडिंग मारोगे और समझ में आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं उनकी शॉर्टेज कैसे आई और कैसे कंपनियां जो हैं वो इस परिस्थिति का सामना कर रही हैं। तो इसमें अभी जो शॉर्टेज आई है ना, ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं जिनको माइक्रो चिप्स भी बोल सकते हो, तो उसमें सबसे बड़ी मेन जो मुद्दा है वो है कोविड-19 के चलते अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टाइम पे लॉकडाउन्स लगाना। तो उसकी वजह से क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म जो था वो रुक गया, ग्लोबल सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं ब्रेक लग गए। आप देखोगे ज़्यादातर जो चिप मेकिंग फैसिलिटीज़ हैं वो जापान, साउथ कोरिया, चाइना, यूएस यहाँ पर लोकेटेड है। और यहाँ पर आपको पता ही है कि जापान, साउथ कोरिया में 4th वेव ऑफ कोविड चल रही है। चाइना पर कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी वैसे ही खार खा के बैठे हैं, तो और दूसरी तरफ जो कोविड का असर है यहाँ पर भी है। और यूएसए में इसी तरीके के कहीं ना कहीं ब्रेक लगाए हुए हैं पूरे सिस्टम में जो ट्रेड होता है उसमें। तो उसके चलते क्या हो गया कि जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, माइक्रो चिप्स हैं, इनकी सप्लाई इंश्योर नहीं हो पाई और आ गया क्या, चिप फैमीन, शॉर्टेज पड़ गई। तो इस ये शॉर्टेज की वजह आपको पता पड़ गई। अब होता क्या है, देखो यहाँ पर एक कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे कि मान लो एक बार सप्लाई चेन में कुछ दिन का, मान लो एक दिन की लैगिंग आती है कि आपने ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ ऑर्डर दिया और ऑर्डर आपका 12 हफ्तों, एक दिन नहीं 12 हफ्तों के अंदर आपका काम हो जाता है। बट हो क्या रहा है अभी कि आपके वहाँ पर लॉकडाउन लगे हुए हैं, सप्लाई करने वाले कंट्रीज़ में वहाँ पे लॉकडाउन लगे हुए हैं, तो सप्लाई हो पा रही है 17 वीक्स में। तो कितने वीक्स का डिफरेंस आ गया, 5 वीक्स का। अब ये 5 वीक का तो केवल और केवल एडिशनल टाइम लगने लग गया सप्लाई में ही। अब आप देखो अब उन चिप्स का कहाँ पर डिप्लॉयमेंट होगा, मोटर बाइक बनाने में हो रहा है, मोटर कार बनाने में, आजकल ऑटोमेटिक कार्स आ रही हैं, तो वहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप्स का बहुत बड़ा रोल है, समझ गए। तो ऐसे में वहाँ पर फिर कार मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो एक तरफ तो सप्लाई की तरफ प्रॉब्लम आने लग गई, तो दूसरी तरफ डिमांड है वो एज इट इज है या फिर थोड़ी बहुत डाउन हुई है, तो सप्लाई और डिमांड में गैप आने लग गया। तो यहां पर ये प्रेशर बन गया किन पे, कंपनीज पे। तो अब कंपनीज में क्या किया जाए जिसके चलते ये जो गैप आ रहा है कि एक तरफ जो ऑर्डर है चिप का वो पूरा होना चाहिए 12 हफ्तों के अंदर अंदर, वो पूरा हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे में
कंपनियां क्या कर रही हैं, जो फंक्शंस हैं, नई गाड़ियां जो लॉन्च कर रही हैं उनमें फंक्शंस को रिड्यूस कर रही हैं कि जिससे कि चिप का यूज़ ही ना करना पड़े। एक तो ये तरीका है इनके पास में। दूसरा यहाँ पर पॉइंट ये आ जाता है कि कंपनीज को जब पता ही है कि कोविड-19 आउटब्रेक हो चुका है तो उन्होंने पहले से एडवांस ऑर्डरिंग क्यों नहीं कर रखी थी, ऑर्डर क्यों नहीं दे रखे थे। इसकी वजह क्या है, देखो टेक्नोलॉजी की जब भी बात आती है तो टेक्नोलॉजी जितना स्पीड से चेंज हो रही है उतना स्पीड से शायद ही इस धरती पे कुछ चेंज हो रहा होगा, या फिर कोरोना वायरस जो अपना म्यूटेशन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी के चेंजेस के चलते चिप की डिज़ाइन में भी चेंजेस आते रहते हैं कि कितने ट्रांजिस्टर उसमें लगाए जाएंगे। ट्रांजिस्टर एक तरीके से एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, उसी के बेसिस पे ये सारा ऑटोमेशन का काम होता है जब प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है हार्डवेयर में। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के साथ साथ में चिप्स की डिज़ाइन भी चेंज होती रहती है, तो उन चिप्स की सप्लाई में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। अब आप मान लो कि आज के टाइम पे आपने स्टॉकिंग कर ली, बहुत सारी चिप्स मंगवा ली और पता पड़ा कि हाई टेक्नोलॉजी आ गई 2 महीने बाद में ही और आपके पास में अभी भी पुराना स्टॉक है वो पड़ा ही है, तो ऐसे में आप नई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इन कंपनीज ने स्टॉक करने से अपने आप को बचाया। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं चलते ही इनके प्रॉब्लम आ गई। अब वही बात है, डिमांड है कहीं ना कहीं कि ये जो चिप्स है इनके प्रोडक्शन बढ़े और शॉर्टेज पूरी हो, पर कार मेकर्स ने रास्ता निकाल लिया। वो मैंने आपको बता ही दिया कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होता है कार्स में वो थोड़ी कम यूज़ करनी शुरू कर दी, जिससे कि जो आप मानो कि कुछ नया करना था उसको एक बार रोक दिया गया इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये है पूरा मुद्दा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड पेज से कि गाजा ट्रूस जो हुआ है, इजराइल ने एडमिट किया है कि ज्यूज विजिटर्स कहीं ना कहीं फ्लैश पॉइंट साइट्स पे लोकेटेड थे। अभी आपको मुद्दा पूरा अगर पता नहीं है, पता है तो कोई इशू नहीं है, नहीं पता है तो जानो। देखो, इजराइल और हमास के बीच में अभी हमने देखा आर्म एक्सचेंज हुआ, उसके चलते बहुत सारे निर्दोष सिटीजन्स की डेथ हो गई। तो इसमें हो क्या रहा था मुद्दा कि गाजा स्ट्रिप की तरफ से भी फायरिंग हो रही थी तो दूसरी तरफ से इजराइल की तरफ से भी। तो ऐसे में जो पॉइंट था वो ये कि अल अक्सा मस्जिद लोकेटेड है यरूशलेम में, और यरूशलेम ज्यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर माउंट टेम्पल करके ज्यूज़ की एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट है, और दूसरी तरफ अल अक्सा मस्जिद जो कि जो पैलेस्टीनियंस हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो ऐसे में दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और वो भी कब, जब इजराइल ने अल अक्सा मस्जिद की एक्सेसिबिलिटी रोकने की कोशिश करी पैलेस्टीनियंस के लिए। तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट बन गया और रमज़ान के महीने में ये मारकाट होनी शुरू हो गई। तो पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि देखो ईस्ट यरूशलेम है, इसके ऊपर मैंने कल एक हिंदी में आर्टिकल भी बनाया था दूसरे चैनल पे, उसी से मैं थोड़ा सा आपको एक्सेप्ट बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट उसका बताता हूँ मैं। जनसत्ता का था वो, उसमें ये बताया गया था कि दाव पर यरूशलेम, उसमें सीधा सीधा पॉइंट ये बताया गया कि यरूशलेम जो कि 1967 के वॉर के बाद में इजराइल ने ग्रैब कर लिया, इजराइल ने पकड़ लिया और उसके बाद में दिया भी नहीं वापस। और इजराइल जो है वो अपनी कैपिटल के तौर पे ईस्टर्न यरूशलेम को या फिर पूरे यरूशलेम को अपनी खुद की कैपिटल बनाता है। और इसी प्लान को कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया था 2020 में, पर वो तो चलो ठीक है कि अभी आकर के जो बाइडन ने चेंज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो प्लान फाइनल आउट किया हुआ है बोला हम उसको ही बैक करेंगे। तो पॉइंट यहां पर ही आ जाता है कि ईस्टर्न यरूशलेम में जहां पर ये सिचुएटेड है साइट, जहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ पूरा का पूरा, अल अक्सा मस्जिद की बात करो या माउंट टेम्पल की बात करो, माउंट टेम्पल ज्यूज के लिए, अल अक्सा मस्जिद जो पैलेस्टीनियंस है, जो अरब्स हैं उनके लिए। तो ऐसे में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कहीं ना कोई पर्टिकुलर साइट को लेकर के जो कि रिलीजियस पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। अच्छा, ये जो अब की बार लड़ाई हुई इसके पीछे वो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो हुआ क्यों, वो तो आपको समझ में आ गया कि हाँ ये रमज़ान का महीना था, जो अरब्स थे या पैलेस्टीनियन थे वो अल अक्सा मस्जिद गए थे, तब उन पे ज्यूज़ ने अटैक करवा दिया ऐसे करके। फिर रॉकेट एक्सचेंज हुआ, अल्टीमेटली फिर इजिप्ट ने मीडिएटरशिप की, ब्रोकर की तरह काम किया और दोनों को शांति से बिठा करके और फिर ये मैटर को सॉर्ट आउट किया, शांति स्थापित हुई इन दोनों के बीच में, ठीक है। गाजा स्ट्रिप से जो हमास ऑपरेट कर रहा है और बाकी इजराइल, ऐसा 2014 में भी हुआ था। और एक तो ये न्यूज़ हो गई मोटी मोटी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें आपने अच्छे से देख ली, हमने एडिटोरियल भी बहुत डिस्कस किए हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट से इजराइल का एक क्लॉज था वो रिमूव कर दिया। तो रिमूव पासपोर्ट में क्या था वो क्लॉज, वो देखो कि ये पासपोर्ट मतलब बांग्लादेश के सिटीजन्स को जो पासपोर्ट मिलेगा, बोले ये पासपोर्ट थ्रू आउट वर्ल्ड वैलिड है छोड़ करके इजराइल को।
तो ऐसे में इस क्लॉज को हटाना, इजराइल को रिकॉग्निशन मिल गया, बट बांग्लादेश की अथॉरिटीज़ के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमने ये जो रिमूवल केस का मतलब ये नहीं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख करके हमने किया है, हमारा यहाँ पर कोई प्रोविज़न नहीं है कि हम इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं क्या। क्योंकि एक तो देखो यहाँ पर जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन पर एक दबाव क्या बन गया कि इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं हमास को दबाने की कोशिश कर रहा है, पैलेस्टीनियन जो कॉज है उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश अगर रिकॉग्नाइज करता है तो बांग्लादेश भी तो एक इस्लामिक कंट्री तो है, ये दबाव है कहीं ना कहीं इनके ऊपर। तो ये चीज़ निकल के आ रही है। दूसरा आर्टिकल देखते हैं अब। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वर्ल्ड पे से ही न्यूज़ है, ग्रोइंग मिस्ट्री ऑफ एनर्जी अटैक्स ड्रॉ यूएस कंसर्न। है क्या ये मुद्दा, देखो कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक और प्रेशर आ गया है कि अब इस मिस्ट्री को कैसे रिजॉल्व किया जाए कि क्या कोई माइक्रोवेव वेपन या फिर कोई रेडियो वेव वेपन यूज़ किए जा रहे हैं जिससे कि यूएस के जो डिप्लोमेट्स लोकेटेड हैं या मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनके ब्रेन्स को डैमेज किया जा रहा है। मतलब आप देखो कि किस लेवल तक जो एडवर्सरी है, लड़ाई है, वो इतनी हद तक पहुंच गई है कि माइक्रोवेव तक वॉर होने लग गए हैं। आप ये देखो, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। एक तरफ तो कोविड-19 जैसी महामारी, तो बायो वेपन का डर है एक तरफ तो कि आप बायोलॉजिकल वेपन का यूज़ करते हो लड़ाइयों में अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, और दूसरी तरफ अब ये रेडियो एक्टिव या फिर माइक्रोवेव वॉर आप देख सकते हो। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स का मतलब लॉ मेकर्स को उनको मतलब रिकॉग्नाइज किया गया है, जो यूएसए की दोनों पार्टीज हैं उनके मेंबर्स हैं वो, कि वो कहीं ना कहीं ऐसे सिम्टम्स शो कर रहे हैं जो आप देखो यहाँ पर कि उनको सुनने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर हेडेक हो रहा है या सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं जैसे कि कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट हो रही है वहाँ पे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सबसे पहले रिकॉग्नाइज कहाँ पर हुई, जो क्यूबा है ना वहीं पे यूएसए के पास में है। वर्ल्ड मैप मैं आपको डिस्कस करूंगा लास्ट में, वहाँ पर हम देखेंगे कि वहाँ पर क्यूबा है, क्यूबा की कैपिटल है हवाना। वहाँ पर आप देखोगे क्यूबा हवाना ये पास पास में है, आप देखोगे वहाँ पर लोकेटेड है कैरेबियन सी में, ठीक है। एक तरफ आप देखोगे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, वहीं पर है। तो वहाँ पर यूएसए की एम्बेसी में ये अटैक सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया था और उसके चलते इसको बोल दिया गया हवाना सिंड्रोम। तो ये आप ध्यान रखोगे, हवाना सिंड्रोम किससे रिलेटेड है कि यूएसए के जो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है ना, उनमें सबसे पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था कि वहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं, जो आप कह सकते हो कि जो भी डिप्लोमेट्स हैं, उनकी मतलब फिजिकली उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो ये है हवाना सिंड्रोम, और इसमें माइक्रोवेव या रेडियो वेव्स का अटैक किया जा रहा है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके, और ये चीज़ बोली जा रही है एनर्जी अटैक। ठीक है, आगे आपको समझ में एनर्जी अटैक किसको बोला जा रहा है, और यूएसए में ये चीज़ कहीं ना कहीं देखी जा रही है। और सबसे पहला सस्पेक्टेड केस कहाँ पे, सस्पेक्टेड अटैक मतलब कहाँ पर डाउट हुआ कि अटैक हुआ होगा, यूएसए की एम्बेसी जो है हवाना में, दैट इज इन क्यूबा। ठीक है, तो इसके चलते ये हो गया। आगे चलते हैं, इकोनॉमी पेज पे हम बात कर रहे हैं अभी कि सुप्रीम कोर्ट की जो अभी लेटेस्ट रूलिंग आई है कि क्रेडिटर्स के अगेंस्ट में भी आप एक्शन ले सकते हो। तो ये क्या है पूरा मुद्दा, तो देखो होता क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नवंबर 2019 में एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया जाता है, और उस नोटिफिकेशन में ये लिखा जाता है कि कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म अगर लोन लेने जाती है किसी भी लेंडर के पास में, वो बैंक भी हो सकता है, एनबीएफसीज भी हो सकती हैं, तो अगर वो लोन लेने जा रही है और उस कंपनी को लोन लेने के बदले में लेंडर ये कहता है कि भाई आपको कुछ कोलेटरल, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, पर कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनको पैसे की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है पर उनके पास में ऐसा कुछ कोलेटरल या कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं होता है, तो उन फर्म को जो प्रमोट करते हैं, जो फेस हैं, जो चेहरे हैं मेन, ठीक है, वो क्या करेंगे कि अपनी पर्सनल गारंटी देना शुरू कर देते हैं कि इनसे आप कोलेटरल तो मांगो मत, और मैं इनकी गारंटी देता हूं, ये आपको लोन रिटर्न कर देंगे, आप तो इनको लोन दे दो, और इनकी पर्सनल गारंटी के बेसिस पे इनको लोन दे दिया जाता है। अब ये जो इंडिविजुअल है, जो मेन कंपनी का आप कह सकते हो प्रोमोटर, जो फेस है, जैसे कि मुकेश अंबानी की बात की जाए, रिलायंस ग्रुप की बात की जाए, ठीक है, तो ये क्या है, प्रोमोटर्स हैं, ठीक है। तो इनका अगर यहाँ पर ये बोल दें, अपनी गारंटी के ऊपर ये बोले कि फर्म को आप लोन दे दो, और वो फिर फर्म अगर लोन देने में सक्सेसफुल नहीं है, फेल हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो उस केस में फर्म से जब
आप पैसा लेने के लिए जाते हो और उस फर्म के जितने भी एसेट्स हैं उनको रिजॉल्व करते हो, उनको बेच देते हो, उनको लिक्विडेट कर देते हो, तो वहां पर अभी तक क्या था कि इन प्रोमोटर्स के ऊपर कोई वो नहीं था, जबकि गारंटी दी थी ना इन्होंने। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया था कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, और जो लैंडिंग कंपनी है, वो लैंडिंग फर्म जो है, वो इन पर्सनल्स के अगेंस्ट में भी एक्शन ले सकते हैं। तो ये है पूरा मुद्दा। साथ में ये भी बताया कि अगर प्रोसीडिंग्स किसी भी कंपनी के अगेंस्ट में शुरू हुई है या मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुई है, चल ही रही है, तो उसी टाइम पर भी प्रोमोटर्स की लायबिलिटी बनती है कि उनको भी कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या है उनकी जिम्मेदारी? उनको पैसा चुकाने की जिम्मेदारी ये है कि उन्होंने गारंटी ली थी, देना पड़ेगा उनको, क्योंकि इसी गारंटी के बेसिस पे लेंडर ने पैसा दिया था, अपने पैसे दिए थे उस फर्म को कि हाँ ये पैसा सही हाथों में गया है, वापस आ जाएगा। तो इसको लेकर के देखो बहुत सारे हाई कोर्ट्स में केसेस लगे थे, पिटीशन लगी थी बहुत सारी, तो उन पिटीशंस को सारा मिला करके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप हमें भेज दो। सुप्रीम कोर्ट के पास में चला जाता है पूरा मुद्दा, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से वर्डिक्ट दे दिया कि गवर्नमेंट ने जो भी किया है वो बिल्कुल गलत नहीं है, सही है। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो अब बात ही आ जाती है कि कौन कौन सी कंपनीज हैं यहाँ पर जो कहीं ना कहीं इसके दायरे में फंसेगी, या कौन कौन से इंडिविजुअल्स हैं। तो रिलायंस कम्युनिकेशन के हैं अनिल अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी के भाई हैं ये। इसी तरीके से आप भूषण स्टील एंड पावर के संजय सिंघल की बात कर लो, और उनकी वाइफ भी है आरती सिंघल। तो ऐसे करके ये प्रोमोटर्स थे जिन्होंने गारंटी दी थी कि हाँ भूषण स्टील्स को आप दे दो भाई उधार, हम दिलाएंगे आपको पैसा। तो अब क्यों भाग रहे हैं? इसके लिए ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने 2019 दिसंबर में नोटिफिकेशन डिक्लेयर, मैं नवंबर बोल दिया शायद, दिसंबर में ये नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया था कि पर्सनल इंसॉल्वेंसी पर भी काम करेंगी अब जो भी लैंडिंग कंपनीज है, लैंडर्स हैं, ज़्यादातर तो बैंक्स हैं। यहाँ पे देखो एसबीआई का नाम ज़्यादा आ रहा है, ये देखो आप यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कि एनबीएफसीज ने, बैंक्स ने कहीं ना कहीं ये कहा है कि ये डिसरप्टिव आरबीआई के अभी लेटेस्ट सर्कुलर आया है जिसमें ऑडिटिंग के लिए जो ऑडिटर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर के। तो आरबीआई की तरफ से जो सर्कुलर आया है ना, उसमें सिंपल सा ये कहा गया है कि एक ऑडिटर लगातार 2 टेन्योर में नहीं रह सकता, और एक ऑडिटर 3 साल का टेन्योर कंप्लीट करेगा, फिर उसके बाद में कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, फिर दूसरा टेन्योर अपना शुरू कर पाएगा। तो ऐसे में 6 साल तक लगातार कोई ऑडिटर काम नहीं कर पाएगा। एक तो ये प्रोविजन था। दूसरा, अभी तक क्या था कि बैंकों को ही केवल ऑडिटर के अंडर में डाला हुआ था आरबीआई के द्वारा। अब की बार क्या कर दिया, बोलो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में एनबीएफसीज को भी ऑडिटिंग करवानी पड़ेगी अपनी। तो ऐसे में क्या है, मेन जो टारगेट है ना वो ये है कि बड़ी बड़ी जो ये कंपनीज है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो यस बैंक, IL&FS, DHFL, ये वो एनबीएफसीज हैं जो कहीं ना कहीं फेल हो गई। वजह क्या थी? ऑडिटिंग इनकी नहीं हो पाई। यस बैंक क्यों फेल हुआ? ऑडिटिंग हुई पर वो इफेक्टिव ऑडिटिंग नहीं थी। तो इन दोनों चीज़ों में क्या हो गया, इकोनॉमी को लॉस हुआ कि नहीं। ये बड़ी बड़ी फर्म अगर फेल होती हैं, यहाँ पर कोई लफड़ा गफला पकड़ में आता है, फ्रॉड पकड़ में आता है, तो इन फ्रॉड से प्रिवेंशन के लिए आरबीआई ने अपनी तरफ से ये सर्कुलर लॉन्च किया था। पर एनबीएफसी और बैंक्स की तरफ से ऑब्जेक्शन आया और ये कहा कि हमारे पास में कंपनीज एक्ट 2013 है एक तो, या फिर जो दूसरी हमारे पास में इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस जो हम फॉलो करते आए हैं उनके हिसाब से ये जो आरबीआई के द्वारा सर्कुलर ड्रॉ किया है अभी, जिसमें ऑडिटर्स को ये 2-3 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें साइड में कर देगी। तो क्यों ना हम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को ही फॉलो कर लें। बट आरबीआई की तरफ से जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हमें बहुत सोच समझ करके ये सर्कुलर दिया है, क्योंकि एक ऑडिटर अगर 6 साल तक लगातार बना रहता है तो वो कहीं ना कहीं घपले करवा सकता है, कि उसकी इंटेग्रिटी पर भी तो बहुत बड़ा सवाल है ना। तो ऐसे में 3 साल का एक टेन्योर करके फिर कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, फिर उसके बाद में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा मुद्दा। इनके द्वारा अपने पीड़ाएं बताई जा रही हैं, क्योंकि एक तो ये बोला जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि आपने एनबीएफसीज के ऊपर अप्लाई किया है ऑडिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें, तो क्यों ना आप इसको सेकेंड हाफ से इंप्लीमेंट करो। बात तो ये। दूसरी चीज ये कि आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो वहां पर एकदम स्ट्रिक्टनेस मत लेकर के आओ, कुछ रिलैक्सेशन दो, जिससे कि एनबीएफसीज जो हैं वो इन पॉलिसीज को इजीली
चेंज कर सके, नहीं तो इमीडिएट चेंजेस लाना एनबीएफसीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। तो अलग अलग तरफ के अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो इस पर कोई ओपिनियन आपको डेवलप करना है तो सिंपल सा ये है कि आरबीआई ने क्यों सर्कुलर ड्रॉ किया, वजह पता है हमें, और इनकी तरफ से ऑब्जेक्शन क्यों है, उसमें मेन वजह आ रही है, बोला कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आएगी। 2013 का कंपनीज एक्ट है वो इस तरीके की प्रोविज़न नहीं रखता। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस और रेगुलेशन को अगर देखें तो ऐसे प्रोविज़न वहाँ पर है नहीं, तो ऐसे में हमें कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एनबीएफसीज पहली बार इस तरीके के रोल के अंडर में आ रही हैं, तो उनको बोले रिलैक्सेशन देने की ज़रूरत है। इमीडिएट चेंजेस कहीं ना कहीं और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ा देंगे एनबीएफसीज के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, बाकी और कुछ भी बच गया हो तो आप एक बार देख लेना। अब एक बार एक मैप और देख लेते हैं लास्ट में। चलो कोई नहीं, मैपिंग का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसी में आप देख लेना, ठीक है। या फिर आप खुद से देख लेना यूएसए का, और जो यूएसए का मैप देख लेना, उसमें हवाना क्यूबा कहाँ पर लोकेटेड है। अच्छा एक चीज़ और, क्यूबा की जब बात आ गई है तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में आपने पढ़ा होगा ज़रूर, नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर पढ़ना। उसमें वर्ल्ड इंटरनेशनल अफेयर्स की जो बुक है, एनसीईआरटी की 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।